Hello students, I hope you all are doing well. Or on that note, I welcome you to this series of lectures of human resource management. Up till now, we have discussed various concepts related to human resource management. और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का वो है ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा इंडस्ट्रियल जो सेटअप है उसका। और जब मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, जब मैं फैक्ट्रीज की बात करता हूँ, जब मैं प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करता हूँ, तो इन सभी जगहों पर एक चीज बहुत कॉमन है जो एग्जिस्ट करती है और वो है यूनियंस। ट्रेड यूनियंस की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रेड यूनियंस आल्सो कॉल्ड एज वर्कर्स यूनियन या एम्प्लॉयज यूनियन। अब यूनियन जैसा कि वर्ड है, यूनियन मींस ग्रुप, ठीक है। तो जब मैं ट्रेड यूनियन की बात करता हूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेड यूनियन का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड यूनियन क्या है, ट्रेड यूनियन क्यों एग्जिस्ट करती है, वर्कर्स की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाई वर्कर्स जॉइन ट्रेड यूनियन, ठीक है। और फिर जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं किस तरह से ट्रेड यूनियन फॉर्म की जाती है, जो भी आपके अलग अलग ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट करते हैं उन ट्रेड यूनियंस का एग्जिस्टेंस के पीछे पर्पस क्या है, बहुत सारे जो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड यूनियन, वो हमें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द ट्रेड यूनियन। व्हाट एग्जैक्टली ट्रेड यूनियन इज, ट्रेड यूनियन होता क्या है। तो ट्रेड यूनियन को समझने के लिए एक जो एपेक्स जो आपका एक हम कह सकते हैं एक लीगल अरेंजमेंट उसके लिए दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर। देयर इज दिस एक्ट कॉल्ड ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, जो आपका एक्ट है, इट इज नोन एज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इट वाज पास्ड इन द ईयर 26। और जो पर्पस था ये एक्ट को लाने के पीछे वो था वर्कर्स के जो भी सिक्योरिटी है, चाहे हम उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें या हम उनके वेलबींग की बात करें, हम उनके यू कैन से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग की मैं बात करूं, फिजिकल वेलबींग की बात करूं, ठीक है। प्लस व्हेन इट कम्स टू देयर जॉब, तो जॉब सिक्योरिटी की मैं अगर बात करता हूं, जो एक एम्बियंस उनको मिलना चाहिए वर्क प्लेस पे, तो हम वर्किंग कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो किन वर्किंग कंडीशंस के अंदर किसी वर्कर को काम करवाया जाता है, तो जो भी वर्क प्लेस है वो कंड्यूसिव होना चाहिए। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्कर्स, ठीक है, उनका फिजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिस वर्किंग कंडीशंस के अंदर वो काम करते हैं वो वर्किंग कंडीशंस, अगर हम इन सभी को एज ए होल कंसीडर करें तो बेस्ट टू बेस्ट कॉम्बिनेशन और मिक्स ऑफ द वर्किंग प्लेस वो प्रोवाइड करना या वो ऑफर करना इस पर्टिकुलर एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। प्लस टू एंश्योर के जो भी वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है बेसिकली वो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स के इंटरेस्ट और राइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, इन प्रोविजंस पे भी हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको सभी प्रोविजंस को या जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे एलॉबरेट करके बताऊंगा। तो ट्रेड यूनियन एक्ट, सबसे पहले ट्रेड यूनियन। अब मैं ट्रेड यूनियन की जब बात करता हूँ तो ट्रेड यूनियन जो है इट इज ए वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक है। जो भी आपके वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनका एक वॉलंटियर एसोसिएशन है जो कि परपेचुअल नेचर का होता है, जो कि समहाउ हम ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होता है।
जो कि टेम्पररी या कंडीशनल नहीं है, तो एक तरह से एक अनकंडीशनल एक एसोसिएशन होता है ऑफ वर्कर्स कम्युनिटी। ठीक है, जो आपके वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, आपस में दे कम टुगेदर, दे जॉइन हैंड्स, और वहां से जब मैं लीगल एंटिटी की मैं बात करता हूँ, ट्रेड यूनियन जो है वो अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है। तो ये जो वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या फॉर्म करते हैं, एक लीगल एंटिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, और फिर ये लीगल एंटिटी जो है वो इन एम्प्लॉयज या वर्कर्स के इंटरेस्ट को, उनके लाइक जो भी उनके राइट्स हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट एज वेल एज राइट्स, उसको सेफगार्ड करने के लिए फिर काम करता है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड यूनियन के आगे मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखे हुए एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब मैं ट्रेड यूनियन की बात करता हूँ, ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ये जो दो मेजर आप कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के, इन दो इंडस्ट्रियल मतलब इन दो पार्टिसिपेंट्स जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, उनके बीच की रिलेशनशिप को समहाउ कैटर करता है। तो ट्रेड यूनियन किसको कैटर कर रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को, और इनकी जो रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा यू कैन से फ्रेंडली, और ज्यादा एमिकेबल, और ज्यादा कंड्यूसिव बनाने के लिए ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करते हैं। फिर सेकंड जो हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स वो है वॉलंटरी। लाइक जब मैं ट्रेड यूनियन की बात करता हूँ, ट्रेड यूनियन एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, फोर्सफुल नहीं होता है, बल्कि विलिंगली यहाँ पर क्या होते हैं, एम्प्लॉइज दे ज्वाइन ट्रेड यूनियन और दे बिकम पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, या जो मेंबरशिप फी होती है, तो वो सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी देने के बाद दे देमसेल्व्स, ठीक है, दे विलिंगली, ठीक है, वो उनकी मर्जी से, इच्छा से, दे बिकम पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, तो वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। देन इट इज अ लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूइंग एसोसिएशन। ऐसा नहीं है कि फॉर सम यू कैन से पर्पसफुल या एक शॉर्ट टर्म नेचर का वो एक अरेंजमेंट है या एक एसोसिएशन है। देन समवेयर समहाउ जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं या वर्कर्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर करके चलते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉइज जो कि किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में लाइक वर्क करते हैं। ये जो ग्रुप या ये जो एसोसिएशन है इन वर्कर्स का, वो इंश्योर करता है उनके राइट्स और सेफगार्ड करता है वर्किंग कंडीशंस को और उनके जो भी इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट एरियाज को। ऑब्जेक्टिव्स में जब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव पहले लिखा हुआ सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। सेकंड, इंक्रीज कोऑपरेटिव फीलिंग्स, एक फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो एक कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने के लिए काम करता है, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली, ठीक है, माहौल या एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना उसके लिए काम करता है। तो जो आपके ट्रेड यूनियन है, दे इंक्रीज कोऑपरेटिव फीलिंग्स अमंग्स दीज टू पार्टिसिपेंट्स, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इनके बीच में एक बेटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे उसके लिए काम करता है। देन सिक्योर फैसिलिटीज एट दी वर्क प्लेस, जो भी आपके फैसिलिटीज या एमिनिटीज रिक्वायर्ड है जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल एट दी वर्क प्लेस, ठीक है। तो आपके वर्क को इजी करने के लिए आपके जो भी ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कंड्यूसिव बनाने के लिए ट्रेड यूनियन काम करते हैं। तो सिक्योर फैसिलिटीज एट दी वर्क प्लेस एंड देन वर्क फॉर दी प्रोग्रेस एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज, किसके लिए काम करते हैं, वर्कर्स की प्रोग्रेस, उनकी ग्रोथ के लिए प्लस उनके वेलबींग के लिए। वेलबींग मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था, फिजिकल वेलबींग एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबींग।
सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर हम ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक्सटेंड की मैं बात करता हूं, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी आपके अलग अलग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स होती हैं वहां पर ये एक्ट अप्लाई होता है। अब जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें सबसे पहला जब हम बात करते हैं, एक मेजर जो प्रोविजन बनाया गया है वो है रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, या जिसको हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। कैसे ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, तो एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट जो मिनिमम एक लाइक मेंबर्स का क्राइटेरिया होता है वो होता है 7। तो 7 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज या वर्कर्स किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के या किसी एक अंडरटेकिंग के वो आपस में मिलके दे कैन अप्लाई फॉर द ट्रेड यूनियन। अब जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पुटअप की जाती है टू दी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार इज द पर्सन जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इन केस ऑफ लेट्स से ऐसी अंडरटेकिंग्स व्हिच बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अगर मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग की बात करता हूं तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, या फिर लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं वो भी आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी पर्टिकुलर अथॉरिटी के या जिस भी गवर्नमेंट के अंडर आपकी वो अंडरटेकिंग आती है, ठीक है, उसको हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार हर एक स्टेट के लिए। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रार होते हैं उन रजिस्ट्रार को ही आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन देते हैं ट्रेड यूनियन के लिए। तो वो 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स जो है, मिनिमम 7 बोला हुआ है, तो 7 और मोर मेंबर्स, ठीक है, जो एक नेसेसरी कंडीशन है वो है 7। तो ये जो 7 मेंबर्स होते हैं, ये जो यू कैन से इनको हम फाउंडर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके नाम, उनके लाइक उनका ऑक्यूपेशन, उनकी डेजिग्नेशंस प्लस उनके दूसरे जो डिटेल्स होती हैं लाइक उनका एड्रेस एंड अदर थिंग्स, तो उन सारे डिटेल्स प्लस उनके प्रूफ के साथ आप जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो होता है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर अप्लाई करते हैं। वंस द रजिस्ट्रार गो थ्रू द एप्लीकेशन और वो रिव्यू करता है सारी चीजें, उसके साथ साथ आपको देना होता है कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड होगा, उसका लोकेशन, उसका एड्रेस वो आप देते हैं। जो आपका ट्रेड यूनियन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो यू हैव टू प्रिस्क्राइब कि आपका ट्रेड यूनियन किस पर्पस से काम करेगा, उसका एग्जिस्टेंस किस पर्पस के लिए होगा, तो वो सारे आपको चीजें देनी होंगी। फिर व्हेन इट कम्स टू मेंबरशिप, तो हु ऑल कैन बिकम मेंबर, कौन कौन मेंबरशिप ले सकता है, मेंबरशिप का फी कितना होगा, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन फी या मेंबरशिप फी होता है वो आपको स्पेसिफाई करके देना होता है। फिर जो भी आपका फंड जनरेट होगा फ्रॉम द यू कैन से मेंबरशिप, ठीक है, प्लस अदर देन दैट जो भी आप फंड्स क्रिएट करेंगे, जो जनरल फंड्स आप क्रिएट करेंगे, वो फंड्स कहाँ कैसे अलोकेट होंगे, कहाँ उसको यूज किया जाएगा, उसकी डिटेल, तो ये सारी डिटेल्स आपको फॉर्मुलेट करके देनी होती है। वंस द रजिस्ट्रार गोज थ्रू द एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड देयर टू, वो क्या करता है, एंड इफ दैट पर्सन इज सेटिस्फाइड, तो वो आपको करते हैं इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। 7 और मोर मेंबर जो है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करता हूं तो 7 और मोर मेंबर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर अलोंग विद द नेसेसरी डिटेल्स सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार उनको रिव्यू करेगा, देन वंस ही इज सेटिस्फाइड वो क्या करेंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करके देते हैं। वंस दी लाइक, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जो है दैट इज ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर आर दी पर्संस जो कि लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क
परफॉर्म करेंगे, जो भी आपके रूटीन लाइक डॉक्यूमेंटेशन से लेके तो आपके ऑफिस के डे टू डे अफेयर्स से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, उन पर्संस को हम ऑफिस बियरर्स कहते हैं। ऑफिस बियरर्स ट्रेड यूनियन अपॉइंट करती है और एनीवन कैन बी ऑफिस बियरर इफ दैट पर्सन इज ए मेजर। तो 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस का कोई भी पर्सन जो है वो ऑफिस बियरर की डेजिग्नेशन होल्ड कर सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यही कि उसका कोई किसी तरह का कोई लाइक क्रिमिनल रिकॉर्ड या ऐसे कुछ चीजें नहीं हो, तो वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करने वाला पर्सन ऑफिस बियरर हो सकता है। अब एक चीज आती है यहाँ पे, चेंज ऑफ नेम या चेंज ऑफ एड्रेस। वंस दी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज बीइंग इशूड, उसके बाद एट लेटर स्टेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ट्रेड यूनियन का नाम या उसका एड्रेस बदलना चाहते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका अगर आप एड्रेस बदलना चाहते हैं, तो फॉर दैट सेक यू नीड टू हैव कंसेंट फ्रॉम लाइक योर मेंबर्स। तो अगर हाफ ऑफ द मेंबर्स वो एग्री कर जाते हैं तो वहां पर आप चेंज कर सकते हैं एड्रेस। फिर एक होता है नोटिस ऑफ चेंज, तो विद इन दी 14 डेज जो आपका एक टेन्योर है ना, जब आप चेंज करते हैं, इन केस ऑफ चेंज ऑफ दी एड्रेस, अगर आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर देते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो रजिस्टर्ड ऑफिस के शिफ्टिंग के 14 डेज के विद इन आपको जो है जो रजिस्ट्रार हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है अलॉन्ग विद दी फैक्ट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपको बताना होगा कि वी हैव चेंज दी एड्रेस एंड फ्रॉम नाउ ऑन हमारे जो ऑपरेशंस होंगे वो इस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ऑफिस से कैरी आउट किए जाएंगे। तो विद इन 14 डेज वो आपको कम्युनिकेट करना होता है किसी भी तरह का चेंज अगर होता है व्हेन इट कम्स टू एड्रेस और नेम, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं वो है आपका अमालगमेशन, कैंसलेशन, डिसोल्यूशन। पहले हम बात करते हैं कैंसलेशन। कैंसलेशन जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया है, ठीक है, तो सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल किया जा सकता है बाय द रजिस्ट्रार एट एनी स्टेज। अगर लेटर ऑन रजिस्ट्रार को ऐसा कुछ रियलाइज होता है कि जिन भी सेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए ट्रेड यूनियन एस्टैब्लिश की गई थी या फॉर्म की गई थी, अगर उनके कंट्रावेंशन में कोई एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है या जो भी इस एक्ट में दिए हुए हैं उन रूल्स रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर उसके कंट्रावेंशन में अगर आप कुछ एक्ट करते हैं, तो किसी भी तरह का जो कंट्रावेनिंग एक्ट होगा उसके अगेंस्ट आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। अदर देन दैट जो भी आपने अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया है या कैरी आउट किया है, अगर वो मिस्टेकनली किया है या रॉन्गफुली वहां पर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स या बाकी की इंफॉर्मेशन फर्निश की हुई है, सॉरी, तो ऑन दैट ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉडुलेंट के ग्राउंड पे या अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप करते हैं फर्निश, तो उसके बेसिस पे भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। जो 7 आपके फाउंडर मेंबर्स हैं, लेट्स से अगर हम उनके बारे में कोई रॉन्ग डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, एंड इफ दैट इज इंटेंशनली और तो इंटेंशनली और अदरवाइज अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उसके अगेंस्ट या इट में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन अगेन रजिस्ट्रार के द्वारा ही होगा बेस्ड ऑन कि अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन आप फर्निश कर देते हैं या अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के कंट्रावेंशन में कुछ काम करते हैं या किसी तरह का दूसरा जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में कैंसिलेशन हो सकता है। देन अमालगमेशन की अगर मैं बात करता हूं, अमालगमेशन इज लाइक व्हेन 2 or more ट्रेड यूनियन बिकम्स वन, ठीक है, एक या दो अलग अलग जो ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, तो एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस अगर एक हो जाती हैं, इफ दे बिकम वन, अगर वो मर्ज हो जाती है, सिंपल अगर हम उसको समझ लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो ट्रेड यूनियन मर्ज होती हैं या इफ दे डिसाइड टू बिकम वन, तो उस केस में
अमालगमेशन वाला कंडीशन आएगा। अमालगमेशन के लिए नेसेसरी ये है कि जो भी दो अलग अलग ट्रेड यूनियंस एक होना चाह रहे हैं, ठीक है, जो दो अलग अलग ट्रेड यूनियंस मर्ज होने जा रही है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला तो 50% मेंबर्स दोनों ट्रेड यूनियन के जो है वो वोट करें, ठीक है, वो अपना कंसेंट दें। अपना कंसेंट वो वोटिंग के थ्रू दे सकते हैं। तो वोटिंग होता है 50% वोट दोनों ट्रेड यूनियंस की तरफ से एटलीस्ट होने चाहिए। लेट्स से कि देयर आर टू ट्रेड यूनियंस ए और बी। ए में मान लेते हैं अगर देयर आर 150 मेंबर्स और बी में 200 मेंबर्स हैं, तो 150 का 50% दैट मींस 75, तो ए के 75 मेंबर्स और बी के 100 मेंबर्स, इतने मेंबर्स कम से कम जो है वो वोट करें, वो अपना वर्डिक्ट है या वो अपना एक स्टैंड बताएं कि ओके फाइन दे आर एग्रीइंग टू द अमालगमेशन और नॉट, है ना, उन्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, दे आर विलिंग टू गेट अमालगमेटेड या मर्ज्ड, तो उस तरह का एक कंसेंट उनकी तरफ से आना जरूरी होता है। तो 50% एटलीस्ट मेंबर्स जो है वो वोट करें और उसमें भी फिर मेजॉरिटी काउंट होता है, दैट मींस 60% ऑफ द वोटेड, मतलब टोटल जो वोट कास्टेड है 50% कम से कम वोट करें और जिन्होंने भी वोट किया उसमें से फिर 60% लोगों का अगर यस आता है तो ही अमालगमेशन होता है, अदरवाइज अमालगमेशन पॉसिबल नहीं है। तो अमालगमेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन यही है कि दोनों रिस्पेक्टिव ट्रेड यूनियंस के मिनिमम 50% मेंबर्स अपना वर्ड दें, अपना वर्डिक्ट दें और उसमें से फिर 60% जो है वो एग्री करें। अगर एग्री करेंगे तो ही अमालगमेशन होगा, एग्री नहीं करेंगे तो अमालगमेशन नहीं होगा। तो ये अमालगमेशन के लिए कंडीशन है। एंड देन उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो जो आपके 7 फाउंडर मेंबर्स थे, ठीक है, या लेट्स से ओवर द इयर्स अगर उनके चलते कुछ नए आपके जो है मेंबर्स वहां पर उनको आप एज फाउंडर मेंबर्स कंसीडर करके चलते हैं, तो ये जो आपके मेंबर्स होते हैं इनका आपको कंसेंट चाहिए होता है। आई थिंक अगेन मोर देन हाफ ऑफ द मेजॉरिटी, अगर वही मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको तो मोर देन हाफ या फिर वो जो 7 फाउंडर मेंबर्स हैं उनके एक रिक्वेस्ट के बाद ही जो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या है कि विलिंगली जो ट्रेड यूनियन है वो अपने ऑपरेशंस को खत्म कर दे, वो अपना एग्जिस्टेंस खुद से डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। तो डिसोल्यूशन मींस सीधा सीधा डिसकंटिन्यूएशन। तो डिसकंटिन्यूएशन कब पॉसिबल है? जिन्होंने फॉर्म की है वही लोग या उन्हीं में से मेजॉरिटी जो है अगर कह दे कि नहीं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, तो उस बेसिस पे डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन होगा। तो ये तो हुई बात अबाउट दी रजिस्ट्रेशन, अमालगमेशन, कैंसलेशन, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इसके साथ साथ एक चीज आती है राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है उनके राइट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं राइट्स की बात करता हूँ, पहला जो राइट है राइट टू एस्टैब्लिश जनरल फंड। जो भी ट्रेड यूनियन है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वो अपना खुद का फंड क्रिएट कर सकती है। दे कैन सीक ग्रांट्स फ्रॉम लाइक इंडस्ट्रीज। हाँ, एक कंडीशन ये होती है कि जब भी हम ट्रेड यूनियन की बात करेंगे तो कोई भी ट्रेड यूनियन जो है वो फंडेड नहीं हो सकती पूरी तरह से या स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकती। तो जिस भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में है, ठीक है, तो वहां के जो यू कैन से ऑफिशिएटिंग जो मेंबर्स हैं या जो ऑनर्स हैं, ठीक है, दोस पीपल दे कांट स्पॉन्सर द ट्रेड यूनियन। तो स्पॉन्सर्ड ट्रेड यूनियन जैसा कुछ नहीं होता है। इवन दो दे कैन हैव लाइक ग्रांट्स फ्रॉम वेरियस अदर एक्टिविटीज, बट डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप जैसा पॉसिबल नहीं है। तो राइट टू एस्टैब्लिश जनरल फंड्स, हर एक ट्रेड यूनियन अपना एक फंड क्रिएट कर सकती है। उस फंड के लिए आपको जो इनपुट है वो आपके मेंबरशिप के अमाउंट से मिलता है, प्लस दूसरे जो आपके सोर्सेज है वहां से आप वो फंड क्रिएट करते हो और फर्दर उससे आप अपने एक्सपेंसेस जो भी आपके ऑफिस बियरर्स हैं उनके सैलरीज, उनके अलाउंसेस और वो सब चीज पे ऑफ
करते हैं। तो जनरल फंड आप मेंशन कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल फंड जो है वो आपकी ट्रेड यूनियंस बना सकती है। लाइक ट्रेड यूनियंस की जब हम बात करते हैं, जो इलेक्शंस, ट्रेड यूनियन के इलेक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ या बाकी, तो उसकी कैंपेनिंग पर्पस से जब यूनियन के इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ कैंपेनिंग और बाकी पर्पस से क्या होता है, पॉलिटिकल फंड्स भी क्रिएट कर सकती है आपकी ट्रेड यूनियन। देन उसके बाद जो भी बुक्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रेड यूनियन खुद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, वो उसके पास राइट होता है, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी, किसी और एजेंसी से, ठीक है, भी इंस्पेक्ट करवा सकती है। तो जब इंस्पेक्टिंग की या ऑडिटिंग की बात करता हूँ तो ऑडिटिंग ऑफ बुक्स वो एक पॉइंट है, वो एक राइट है। फिर उसके बाद राइट ऑफ माइनर मेंबरशिप, whomsoever has crossed the age of 15 years can become part of trade union as per the trade union act, ठीक है। तो 15 साल से ज्यादा की उम्र के अगर एम्प्लॉइज की मैं बात करता हूं तो वो ट्रेड यूनियन का पार्ट हो सकते हैं। बट जब हम ऑफिस बियरर्स की बात करते हैं तो ऑफिस बियरर्स के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 18 ईयर्स, तो एक मेजर आपको होना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ट्रेड यूनियन की बात करता हूं तो माइनर्स भी मेंबर हो सकते हैं ट्रेड यूनियन का, सब्जेक्ट टू कि दे हैव क्रॉस देयर 15th ईयर ऑफ देयर यू कैन से एज। और फिर उसके बाद राइट एज लीगल पर्सन, एज लीगल पर्सन सिंस जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ट्रेड यूनियन जो है वो एक लीगल एंटिटी होता है, तो एक लीगल एंटिटी के जो राइट्स होते हैं एज ए मतलब जो लॉ ने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं वो सारे राइट्स भी एक लीगल पर्सन के एंजॉय करता है आपका ट्रेड यूनियन। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेड यूनियन के अंदर आप यू कैन से जब मैं एसेट्स और बाकी चीजों को प्रोक्योर करने की या परचेज करने की बात करूं तो दे कैन हैव प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, मतलब ट्रेड यूनियन जो है इट कैन हैव प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। फिर जो आपकी ट्रेड यूनियन है उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, लॉन्ग लास्टिंग नेचर की आपकी ट्रेड यूनियन होती है। फिर उसके बाद उसका एक कॉमन सील हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर जब आप देखते हो ना, कंपनी को हमने एक लीगल एंटिटी माना था, प्लस उसको एक लीगल एंटिटी के तौर पे कुछ राइट्स ग्रांटेड है, वैसे ही वैसे ही राइट्स आपके ट्रेड यूनियन को भी ग्रांटेड है। ट्रेड यूनियन कैन आल्सो बी sued as well as it can sue some other person। तो लीगल जब बात आती है लीगल इंक्वायरीज वगैरह कंडक्ट करने की तो ठीक है, सूट्स वगैरह फाइल किए जा सकते हैं इन इट्स ओन नेम। तो ट्रेड यूनियन अपने नाम पे या अपने बिहाफ पे अलग अलग लॉ सूट्स फाइल कर सकती है, तो वो उसके पास एक राइट उस चीज का भी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड यूनियन। अब जब मैं ट्रेड यूनियन इन इंडिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने कुछ मेजर ट्रेड यूनियंस मेंशन की हुई है, आईटक, इंटक, एचएमएस। लाइक आईटक की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल इंडिया आपका ट्रेड यूनियन काउंसिल है। देन इंटक की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एंड देन उसके बाद हिंद मजदूर संघ और हिंद मजदूर सभा। लाइक दिस आर सम ऑफ द प्रीडोमिनेंट, ठीक है, कुछ पायनियर या जो शुरुआती तौर से जो एक ट्रेड यूनियंस काम करती चली आ रही है, ये उनके कुछ नाम हैं। तो दिस इज अबाउट द ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियन क्या होती है, फिर हमने ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में बात किया, बिकॉज ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो लार्जली वो गवर्न या रेगुलेट होता है बाय द प्रोविजंस लेट डाउन इन द ट्रेड यूनियंस एक्ट। तो वही प्रोविजंस हमने यहाँ पर देखे हैं, डिस्कस किए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, और एक नए लेक्चर में नए टॉपिक से फिर से मैं आपको समहाउ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।